नमस्कार दोस्तों, नवी क्लासेस में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप सभी के लिए एक मोटिवेशनल थॉट में बोलना चाहूंगी कि राह संघर्ष की जो चलता है, वही संसार को बदलता है। जिसने रातों से है जंग जीती, जिसने रातों से है जंग जीती, सुबह सूर्य बनकर वही चमकता है। तो चलिए संघर्ष को हम यूं ही जारी रखेंगे और सफलता की ऊंचाई को छूकर दिखाएंगे। आज हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी विषय पर एमसीक्यूज का सेट 11 डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट द डिस्कशन। क्वेश्चन फर्स्ट आपके पास है, द स्टडी और प्रैक्टिस ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इज कॉल्ड। आपको बताना है कि वो कला जिससे हम फूल, फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाते हैं उसे क्या कहते हैं। ऑप्शन ए है एपीकल्चर, ऑप्शन बी सेरिकल्चर, ऑप्शन सी इज एग्रीकल्चर एंड ऑप्शन डी इज हॉर्टिकल्चर। तो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो है ऑप्शन डी, हॉर्टिकल्चर। हॉर्टिकल्चर इज द स्टडी ऑफ ग्रोइंग फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। बात करें बाकी ऑप्शंस की, तो एपीकल्चर तो क्या होता है, बी कीपिंग, मधुमक्खी पालन को एपीकल्चर कहते हैं। सेरिकल्चर रियरिंग ऑफ सिल्क वॉर्म कहलाता है। और एग्रीकल्चर जो है ये किसी भी प्लांट्स या क्रॉप्स ग्रो करना कहलाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर था जो फ्लावर्स और फ्रूट्स उगाना जो होता है उसको हम बोलते हैं हॉर्टिकल्चर। बढ़ते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। गिव द फुल फॉर्म ऑफ एनआरडीसी। आपको एनआरडीसी की फुल फॉर्म बतानी है। चार ऑप्शन आपके पास है। ऑप्शन ए इज नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन बी इज नेशनल रेगुलर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, ऑप्शन सी इज नेशनल रिसर्च ड्राफ्टिंग कॉर्पोरेशन एंड ऑप्शन डी इज नेशनल रेगुलर डिमांड कॉर्पोरेशन। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा वो है ऑप्शन ए। एनआरडीसी की फुल फॉर्म होती है नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, यानी कि राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम। राष्ट्रीय अनुसंधान विकास निगम की स्थापना 1953 में भारत सरकार द्वारा की गई थी। इसका उद्देश्य था कि विभिन्न राष्ट्रीय संस्थानों, आविष्कारों और प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना और उनका व्यवसायीकरण करना था। बढ़ते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। Which vitamin gets destroyed while cooking food at higher temperature? आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जो अगर आप ज्यादा टेम्परेचर पर खाने को पकाते हैं तो वो विटामिन नष्ट हो जाता है। ऑप्शन ए आपके पास है विटामिन ए, ऑप्शन बी इज विटामिन बी, ऑप्शन सी इज विटामिन सी एंड ऑप्शन डी इज विटामिन डी। तो आपका राइट आंसर इनमें से हो जाएगा विटामिन सी, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी में दिया गया था। विटामिन सी आपको पता होना चाहिए कि ऐसा क्यों होता है कि ये नष्ट हो जाता है। विटामिन सी जो है ये एक वाटर सोल्यूबल विटामिन है और बहुत ही ज्यादा हाई हीट सेंसिटिव भी है। ये उबालने पर विटामिन सी की मात्रा पकाने से भी ज्यादा कम हो जाती है। अधिक टेम्परेचर पर ब्रोकली, पालक जैसी सब्जियां अपने विटामिन सी का 50% या उससे भी अधिक जो कंटेंट है उसको खो सकती हैं। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। 4 आपका है, हु इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ वैक्सीनेशन। आपको बताना है कि वैक्सीनेशन का फादर किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, ऑप्शन बी इज एडवर्ड जेनर, ऑप्शन सी इज स्टीफन हॉकिंग एंड ऑप्शन डी इज विलियम हार्वी। राइट आंसर है आपका ऑप्शन बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। इन्होंने 1796 से पश्चिम में अपना खूब नाम बनाया। इन्हें वैक्सीनोलॉजी का संस्थापक माना जाता है। इन्हें तब से ऐसा माना जाता है जब इन्होंने 13 वर्षीय लड़के को वैक्सीन या वायरस यानी कि काउपॉक्स जिसे हम कहते हैं उसका टीका लगाया और स्मॉल पॉक्स के लिए प्रतिरक्षा का प्रदर्शन किया। तो ध्यान रखिएगा कि एडवर्ड जेनर को फादर ऑफ वैक्सीनेशन कहा जाता है। क्वेश्चन 5 है, हाउ डिड अपार्थाइड पॉलिसी बिगिन इन साउथ अफ्रीका। आपको बताना है कि जो रंग भेद नीति थी उसकी शुरुआत कैसे हुई थी दक्षिण अफ्रीका में। ऑप्शन ए आपके पास है, द ब्लैक पीपल वर एनस्लेव्ड, यानी कि जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उनको दास बनाया जाता था, उनसे गुलामी करवाई जाती थी, इसलिए हुई। ऑप्शन बी इज द ब्लैक पॉपुलेशन वाज इम्प्रिजन्ड बाय द व्हाइट्स, कि जो श्वेत लोग थे उन्होंने अश्वेत लोगों को कैदी बना लिया था।
ऑप्शन सी, द वाइट पॉपुलेशन स्टार्टेड टू मेक वॉर ऑन द ब्लैक पीपल, कि जो व्हाइट पॉपुलेशन थी उसने युद्ध शुरू कर दिया था। ऑप्शन डी, द ब्लैक पॉपुलेशन वाज फोर्स्ड टू डू ओनली डर्टी वर्क एंड दे रीसेटल्ड इनटू स्पेशल एरियाज, कि जो अश्वेत लोग थे, जो काले लोग थे, उनसे गंदगी वाले कार्य उनसे करवाए जाते थे और उनको किसी विशेष एरिया में इसलिए रहना पड़ा था। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, यही जो हमने लास्ट में डिस्कस किया कि द पॉपुलेशन वाज फोर्स्ड टू डू ओनली डर्टी वर्क एंड दे रीसेटल्ड इनटू स्पेशल एरियाज। नेशनल पार्टी में रणनीतिकारों ने आर्थिक और सामाजिक व्यवस्था पर अपना नियंत्रण बनाने के लिए ही अपार्थीड यानी कि रंगभेद नीति का आविष्कार किया था। सन 1948 में रंगभेद कानूनों के लागू होने के साथ नस्लीय भेदभाव को संस्थागत बना दिया गया। तो आपको रीजन ध्यान रखना है कि अपार्थीड पॉलिसी कब क्यों बिगिन हुई थी और कब हुई थी। ये मतलब कानूनी तौर पे जो रंगभेद कानून थे उनको 1948 में लागू किया था व्हाइट पीपल ने। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। When did Nelson Mandela swear as the first black president of South Africa? आपको बताना है कि नेल्सन मंडेला जी ने दक्षिण अफ्रीका के काले राष्ट्रपति यानी कि पहले जो ब्लैक प्रेसिडेंट बने थे उनके रूप में शपथ कब ली थी। तो आपका कई बार क्वेश्चन ये भी आ जाता है कि हु वाज द फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका, तो वो थे नेल्सन मंडेला, क्योंकि इन्होंने बहुत ही ज्यादा स्ट्रगल किया था, इनको जेल भी जाना पड़ा था क्योंकि ये जो ब्लैक लोग थे उनके हित के लिए ये लड़ाई लड़ रहे थे। ऑप्शन ए आपके पास है 10 मई 1994, ऑप्शन बी 10 मई 1998, ऑप्शन सी 5 जून 1994 एंड ऑप्शन डी 8 जून 1996। तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए 10 मई 1994। 10 मई 1994 को नेल्सन मंडेला जी ने ब्लैक प्रेसिडेंट के रूप में शपथ ली थी, फर्स्ट ब्लैक प्रेसिडेंट ये बने। नेल्सन मंडेला ने केवल दक्षिण अफ्रीका के पहले ब्लैक प्रेसिडेंट बने, बल्कि ये एक चुनाव में चुने जाने वाले पहले ऐसे नेता थे जहां सभी जातियां समान रूप से जिस चुनाव में मतभेद कर सकती थी, मतदान कर सकती थी। इससे पहले सभी जो व्हाइट लोग थे और उन्हीं के पास केवल वोटिंग का अधिकार था और कुछ ही सिलेक्टेड ब्लैक्स थे जिनको वोटिंग राइट था। तो ये केवल यही एक ऐसे नेता थे जो सबकी सहमति से चुने गए थे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन 7 इज क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स आर यूज्ड इन। आपको बताना है CFCs जो कि हमारे ओजोन लेयर को डिप्लीट करने के लिए मुख्य कारक हैं, वो कहाँ से किस किस जगह से उनका यूज होता है, कहाँ वो जनरेट होते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है रेफ्रिजरेटर्स, ऑप्शन बी इज परफ्यूम्स, ऑप्शन सी इज एयर कंडीशनर्स एंड ऑप्शन डी इज ऑल द अबव। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन डी, ऑल द अबव, कि CFCs जो हैं वो रेफ्रिजरेटर्स में भी, परफ्यूम्स में भी और एयर कंडीशनर्स में भी इनका यूज होता है। और क्वेश्चन कई बार ये भी मोस्टली तो यही आता है कि जो आपसे कौन पूछा जाता है कि ओजोन लेयर डिप्लीट होने के लिए कौन से ऐसे एजेंट हैं जो मुख्य रूप से कारण हैं, तो उसका आंसर आपका रहेगा क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। बढ़ते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ। हाउ मेनी पेयर्स ऑफ स्पाइनल नर्व्स आर देयर दैट ब्रांच फ्रॉम द स्पाइनल कॉर्ड थ्रू इट्स लेंथ। आपको बताना है कि रीढ़ की हड्डी के ऐसे कितने जोड़े हैं जो रीढ़ की हड्डी से अपनी लंबाई के माध्यम से शाखा करते हैं। ऑप्शन ए आपके पास है 23 पेयर्स, ऑप्शन बी आपके पास है 28 पेयर्स, ऑप्शन सी इज 31 पेयर्स एंड ऑप्शन डी इज 35 पेयर्स। तो राइट आंसर जो हो जाएगा वो है आपका ऑप्शन सी 31 पेयर्स, कि 31 ऐसे जोड़े होते हैं जो रीढ़ की हड्डी से जुड़े हैं और ये लंबाई से अपने के माध्यम से शाखा करते हैं, आगे इनकी ब्रांचिंग होती है। इनका जो भी ये 31 पेयर्स हैं, प्रत्येक पेयर जो है वो रीढ़ की हड्डी से रीढ़ की हड्डी को शरीर के एक विशिष्ट क्षेत्र से जोड़ता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 इज भोपाल गैस ट्रेजेडी टू प्लेस इन द ईयर डैश। आपको बताना है कि जो भोपाल गैस त्रासदी हुई थी वो किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए इज 1972, ऑप्शन बी इज 1976, ऑप्शन सी इज 1980 एंड ऑप्शन डी आपके पास है 1984। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा आपका
ऑप्शन डी 1984। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें डिजास्टर्स की तो इसको आप हमेशा याद रखिएगा कि जो भोपाल गैस ट्रेजेडी हुई थी वो 1984 में हुई थी। इसको भोपाल आपदा या भोपाल गैस त्रासदी कहा जाता है। 2 या 3 दिसंबर की जो रात थी 1984 में, उसमें भोपाल जो कि मध्य प्रदेश में है, वहां पर यूनियन कार्बाइड इंडियन लिमिटेड पेस्टिसाइड प्लांट है जहां से इस गैस का रिसाव हुआ था। इसे दुनिया की सबसे खराब औद्योगिक आपदाओं में गिना जाता है क्योंकि यह बहुत ही इसने क्षति पहुंचाई थी। इसमें केवल आधे घंटे के अंदर ही 40 से 45 टन MIC यानी कि मिथाइल आइसोसाइनेट गैस रिस चुकी थी, जिससे लाखों लोगों को अपना शिकार इसने बना लिया था। तो आपको ये भोपाल गैस ट्रेजेडी का तो ईयर हमेशा याद रहेगा 1984। दूसरी चीज जो मुख्य रूप से याद रखने योग्य है कि इसमें कौन सी गैस लीक हुई थी। बहुत बार ये क्वेश्चन देखने को मिलता है, तो आपको ध्यान रखना है कि ये गैस थी मिथाइल आइसोसाइनेट, MIC, मिथाइल आइसोसाइनेट। चलिए चलते हैं 10th क्वेश्चन की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 10 आपका है, नाइसिन इज द केमिकल नेम ऑफ विच विटामिन। आपको बताना है कि इनमें से कौन सा विटामिन है जिसका केमिकल नेम जो है वो नाइसिन है। ऑप्शन ए आपके पास है विटामिन B1, ऑप्शन बी इज विटामिन B2, ऑप्शन सी इज विटामिन B3 एंड ऑप्शन डी इज विटामिन सी। तो राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन सी विटामिन B3। विटामिन B3 जो है ये वाटर सोल्यूबल विटामिन है और इसका केमिकल नेम जो है वो है नाइसिन। तो नाइसिन याद रखिए विटामिन B3 का है। बाकी ऑप्शंस की अगर मैं बात करूं तो विटामिन बी का भी आपको पता होना चाहिए। विटामिन बी का जो केमिकल नेम है वो है थायमीन। विटामिन B2 का जो है केमिकल नेम वो है राइबोफ्लेविन। और ऑप्शन जो डी आपको दिया था यानी कि विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। तो याद रखिएगा कि विटामिन B1 का नाम है केमिकल नेम थायमीन, विटामिन B2 is riboflavin, विटामिन B3 is niacin and विटामिन C is ascorbic acid। बढ़ते हैं 11th क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 11 इज द लार्जेस्ट डिपॉजिट ऑफ लिग्नाइट इज फाउंड इन। आपको बताना है कि लिग्नाइट का सबसे बड़ा भंडार किस राज्य में पाया जाता है। आपको 4 राज्य दिए गए हैं। ऑप्शन ए है तमिलनाडु, ऑप्शन बी इज केरल, ऑप्शन सी इज गुजरात एंड ऑप्शन डी इज राजस्थान। तो आपको बताना है कि इनमें से राइट आंसर क्या है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, दैट इज तमिलनाडु। तमिलनाडु जो है भारत में सबसे बड़ा लिग्नाइट रिजर्व जो है वो तमिलनाडु के में नेवली में पाया जाता है। इस कोयले में 35% से अधिक कार्बन सामग्री होती है। जो लिग्नाइट है इसके अंदर 35% से भी अधिक कार्बन सामग्री होती है। तो देखिए भारत के अगर रिजर्व की बात करें हम लिग्नाइट की तो वो तमिलनाडु में पाया जाता है। बाकी जो ऑप्शंस थे यहाँ पर भी केरल, गुजरात और राजस्थान में भी पाया जाता है लिग्नाइट, लेकिन सबसे जो लार्जेस्ट डिपॉजिट जो है वो तमिलनाडु में इसकी पाई जाती है। और अगर पूरे विश्व की बात की जाए तो जर्मनी का राइनलैंड क्षेत्र, राइनलैंड जो रीजन है सबसे बड़े लिग्नाइट डिपॉजिट्स के लिए उसे जाना जाता है। तो कंट्रीज की बात करें तो जर्मनी और इंडियन स्टेट्स की बात करें तो तमिलनाडु। बढ़ते हैं 12th क्वेश्चन की तरफ। विटामिन ए वाज डिस्कवर्ड इन विच ईयर। आपको बताना है कि विटामिन ए की खोज किस वर्ष में हुई थी। ऑप्शन ए आपके पास है 1902, दैट इज 1902, ऑप्शन बी इज 1912, ऑप्शन सी इज 1922, ऑप्शन डी इज 1932। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन बी 1912। सन 1912 में फ्रेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस जो कि एक बायोकेमिस्ट थे, इन्होंने दूध में मौजूद कुछ ऐसे अज्ञात कारकों को पाया जो वसा, प्रोटीन या कार्बोहाइड्रेट नहीं थे, लेकिन फिर भी चूहों में वृद्धि के लिए बहुत ही आवश्यक थी। तो इस खोज के लिए हॉपकिंस को 1929 में जाकर नोबेल पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। तो याद रखिए विटामिन ए की डिस्कवरी किसने की थी, फ्रेडरिक गॉल एंड हॉपकिंस ने की थी और 1912 में ये डिस्कवरी की थी। और इसी डिस्कवरी के लिए 1929 में इनको हॉपकिंस जी को नोबेल पुरस्कार से नवाजा गया था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 इज व्हाट इज द गैप बिटवीन मार्स एंड जुपिटर कॉल्ड। आपको बताना है कि मार्स और जुपिटर के बीच के गैप को क्या कहते हैं।
ऑप्शन ए इज एस्टेरॉइड्स, ऑप्शन बी इज कॉमेट्स, ऑप्शन सी इज मेटेओर, ऑप्शन डी इज मेटेओराइट। राइट आंसर जो है वो है आपका ऑप्शन ए एस्टेरॉइड्स। तो मुख्य क्षुद्र ग्रह बेल्ट, मेन एस्ट्रॉइड बेल्ट जो है, इसमें कई ठोस अनियमित आकार के इरेगुलर शेप के ऑब्जेक्ट्स हैं जो प्लैनेट्स की तुलना में बहुत छोटे हैं, लेकिन इसके अंदर वो शामिल हैं। तो याद रखिए कि मार्स और जुपिटर के बीच के गैप को क्या कहते हैं, एस्ट्रॉइड्स, या कई बार हम प्लैनेटॉइड्स भी पढ़ते हैं गैप इसमें। बढ़ते हैं 14th क्वेश्चन की तरफ। नेम द विटामिन दैट दैट प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम पेलेग्रा डिजीज। आपको उस विटामिन का नाम बताना है जिसकी पूर्ति से हम प्लेग्रा डिजीज से निजात पा सकते हैं या बच सकते हैं। ऑप्शन ए इज विटामिन B3, ऑप्शन बी इज विटामिन B5, ऑप्शन सी इज विटामिन B7 एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। तो राइट आंसर जो इसका है वो है आपका ऑप्शन ए विटामिन B3। विटामिन B3 जो है ये हमें प्लेग्रा से बचाती है। और आपको ये भी पता होना चाहिए कि प्लेग्रा, थोड़ा आइडिया होना चाहिए कि क्या होता है। प्लेग्रा एक ऐसा रोग होता है जिसमें चमड़ी फट जाती है। तो बाकी अगर बात करें हम कि विटामिन B5 और B7 जो ऑप्शन दिए गए थे, तो उनके बारे में भी मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ कि विटामिन B5 जो है ये हमें पैरेस्थीसिया से बचाती है। पैरेस्थीसिया अपसंवेदन को कहते हैं। यह भी त्वचा का एक असामान्य सा रोग है, यह असामान्य सनसनी है जिसमें कोई स्पष्ट शारीरिक कारण इसका नहीं होता है। बात करें अगर विटामिन B7 की, तो B7 जो है हमें डर्मेटाइटिस से बचाती है। डर्मेटाइटिस भी त्वचा से जुड़ी एक बीमारी है। इस बीमारी के होने पर प्रभावित हिस्से पर खुजली, जलन, रैश, सूजन, लाल निशान और ड्राई स्किन इत्यादि की समस्या हो जाती है। तो याद रखिए कि विटामिन B3 हमें प्लेग्रा से, विटामिन B5 हमें पैरेस्थीसिया से और विटामिन B7 हमें डर्मेटाइटिस से बचाती है। लास्ट क्वेश्चन जो है इस डिस्कशन का वो है क्वेश्चन नंबर 15। द टिल्टिंग ऑफ द अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर। आपको बताना है कि जो पृथ्वी का झुकाव है वो किस चीज के लिए कारण है। ऑप्शन ए चेंज ऑफ डेज, ऑप्शन बी चेंज ऑफ ईयर्स, ऑप्शन सी चेंज ऑफ सीजन्स एंड ऑप्शन डी इज नन ऑफ द अबव। राइट आंसर आपका है चेंज ऑफ सीजन्स। की मौसम में जो मौसम में बदलाव होता है वो पृथ्वी के झुकाव के कारण होता है। टिल्टिंग ऑफ अर्थ इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द चेंज ऑफ सीजन्स। तो ये आज का डिस्कशन तो यहीं तक था। इसी के साथ हमारा जो सेट 11 है ये यहीं पर कंप्लीट होता है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको हमारा कंटेंट अच्छा लगता है तो हर वीडियो पर लाइक का बटन जरूर दबाइए। और याद रखिए कि ज्ञान जो है वो बांटने से बढ़ता है, इसलिए अपने सभी फ्रेंड्स के साथ वीडियोस को हमारी शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।